पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ रजत बोस, प्रकाश दीवान और के सुब्रमण्यम साहब। एक और स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज की वजह से एक्शन में रह सकता है, वो है यूनाइटेड ब्रूअरीज। प्रकाश, राय आपसे लेना चाहता हूं। हेनिकेन स्टेक खरीदने के मूड में 19% हिस्सेदारी है माल्या साहब की, और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में री रेटिंग वाला मामला हो सकता है इस कंपनी के लिए। हालांकि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से खंडन आया। हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि हेनिकेन का टॉप मैनेजमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में बातचीत चल रही है, और लग रहा ऐसा रहा है इस बार शायद थोड़ा मामला ज्यादा सीरियस है, लेकिन काफी लंबे समय से बातचीत चल भी रही है, हो भी सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में देख रहा था कि जैसे 250 रुपए से बातचीत शुरू हुई और स्टॉक ने 3,500-4 हजार तक के लेवल भी दिखा दिए बाद में। क्या यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी अगर इस तरह की डील होती है तो क्या री रेटिंग होने की संभावना बनती है इस स्टॉक में? यदि हाँ तो क्या खरीदना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट अगर आज स्टॉक बढ़ता नहीं है तो डेफिनेटली खरीद लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज होगी। 2012 से चल रही है बात। राइट। 2014 में वापस एक बहुत सीरियस नोट पे आई थी, तब भी एक हमने देखा बढ़त हासिल किया। और ये इस टाइप की बढ़त हासिल करने के बाद जो आपने बताया री रेटिंग की जो बात की, ये री रेटिंग वापस जल्दी डाउन नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्ट लेवल जो है वो बढ़ते ही जाते हैं एक्वायरर के। हेनिकेन ऑलरेडी हैज अ स्टेक, आई थिंक 40% के करीब ऑलरेडी उनका है। अगर उसको ये पूरी तरह से अपनी सब्सिडरी बनाते हैं तो ग्लोबल प्ले जो है यूबी का, तो यूबी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ब्रांड जो है वो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है और कुछ मार्केट्स में एक्सेप्टेड है। तो हेनिकेन वांट्स टू क्रिएट दैट कि इस ब्रांड को हम ग्लोबली ले जाएं और यहाँ के प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्केल अप कर सके। बिल्कुल हो सकता है, बट डियाजियो ने जो लिया था और हेनिकेन ने लिया था उसमें थोड़ी सी ये है कि हेनिकेन इज ओनली टू अ सिंगल प्रोडक्ट और उससे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव सा ग्रोथ रहेगा, वेयर इज डियाजियो का पोर्टफोलियो काफी बड़ा था। तो जो री रेटिंग की जो क्षमता है, वो मात्रा है, वो थोड़ी सी यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी नहीं हो सकती, लेकिन जरूर हो सकती। और 920 का आंकड़ा आपके एक्सक्लूसिव खबर में सुना मैंने जो, तो 920 तो बहुत ही मतलब नजदीक है। 800 का भाव तो ऑलरेडी आपका चल ही रहा है, तो ये तो कहीं आगे जा सकता है अगर स्केल अप होगा तो। डेफिनेटली अगर बढ़ता नहीं है तो आज एंट्री लेने का चांस रहेगा, बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है। बिल्कुल, तो अगर गैप से खुले तो इंतजार करें, फिर ना खरीदें, लेकिन गैप से ना खुले तो ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है पोर्टफोलियो में रखने के लिए आज से। लेकिन इंटरेस्टिंग मूव दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों में, खासतौर से एशियाई बाजारों में 1.5% के आसपास की तेजी बनी हुई दिख रही है। एसडीएक्स निफ्टी 60 अंकों की मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है आज प्री ओपनिंग सेशन में। कल हमने रुपए में देखा कमजोर प्रदर्शन, 68 रुपए 7 पैसे पर हमने क्लोजिंग देखी। हालांकि दिन के दौरान 68 रुपए 25 पैसे का लो बनाने के बाद रुपया थोड़ा सा रिकवर होता जरूर दिखा है। आखिरी मिनटों में दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी रिकवरी दिख रही थी, उसका फायदा मिला। आज निक्केई को छोड़ दीजिए अलग, जो अकेला बाजार है कमजोर है, बाकी सारे बाजार 1 से 1.5% तक की मजबूती दिखा रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है ग्लोबल मार्केट से। अमेरिका की तेजी के बाद एशियाई बाजार कम से कम उस पर भरोसा करेंगे। तो आजकल अमेरिका में तेजी होती है, फिर भी एशिया कमजोर हो जाता है, तो कम से कम आज रिलीफ का दिन हो सकता है शुरुआती फर्स्ट हाफ में। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 60 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी 12 अंकों की मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। मजबूत क्या है वो देख लें माफ कीजिएगा। गेल 5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 3%, वेदांता हिंडाल्को में 3% की मजबूती। तो मेटल्स थोड़े से रिकवर करेंगे ऐसा संकेत आ रहे हैं। एसबीआई 10% ऊपर है और ये भाव 182 का काफी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन शायद लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये भाव प्री ओपनिंग सेशन में अभी दिख रहे हैं। ओएनजीसी 4% मजबूत है, तो ये एक और स्टॉक है जो पॉजिटिव खुलने की क्षमता रखता है आज के सेशन में। अल्ट्राटेक सीमेंट 10% मजबूत दिख रहा है और रुपए में बेहद शानदार दमदार शुरुआत हुई है, 22 पैसे की मजबूती दिख रही है। तो बेहतरीन शुरुआत, जो हम कह रहे थे कि जो डॉलर कमजोर हुआ उसका फायदा रुपया उठाएगा। 65 रुपए 68 रुपए सॉरी माफ कीजिएगा 67 रुपए 85 पैसे, ये लेवल है रुपए का शुरुआत करने के लिहाज से। तो अच्छी तेजी के साथ रुपए में शुरुआत होती दिख रही है। ये है इस वक्त का रुझान इन सारे स्टॉक्स का जो आज सुबह सुबह एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब एक और स्टॉक है जुबिलिएंट फूड वर्क्स, उस पर भी एक राय लेना चाहता हूं प्रकाश आपकी। यम ब्रांड्स जो KFC, पिज्जा हट ये बनाने के लिए, ये बेचने के लिए जानी जाती है, इसके जो नतीजे आए हैं विदेश में वो अच्छे नहीं आए हैं। और आप देखिए जो भारत की जो सेल्स है उसमें अगर आप ब्रेकअप देखें तो दिख रही है कि 9% डिक्लाइन वहां पर भी हुआ है। इसके चलते क्या जुबिलिएंट फूड वर्क्स में आज गिरावट देखने को मिल सकती है? आपका क्या मानना है? डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि मेरी पोजीशन है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस तो स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। पर ये जो सिंगल स्टोर सेल्स के जो आंकड़े की चिंता बनी रहती है, हर बार जब ग्लोबल आंकड़े वीक आते हैं तो हमारे यहाँ भी मार पड़ती है। जुबिलेंट में ऑलरेडी आप देखें तो पिछले 3-4 दिन में ऑलरेडी 150-200 रुपए गिरावट आ चुकी है। तो इस
न्यूज से और गिरावट आएगी ये मैं नहीं मानता। जुबिलेंट के नंबर्स हो सकता है इनसे थोड़े से अलग भी आए, क्योंकि उसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो बहुत अलग है। आप KFC में डिलीवरी बेस्ड सेल्स कम है, इन स्टोर सेल्स ज्यादा रहते हैं, वेयरएज सेम इज विद पिज्जा हट। और ये तो डोमिनोज प्योरली डिलीवरी बेस्ड मॉडल है, तो वहां थोड़ा एक मार्जिन का और प्रॉफिटेबिलिटी का मॉडल अलग है। तो गिरावट होगी तो खरीदारी करेंगे। लॉन्ग टर्म बेसिस से मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, और खास करके कंजम्पशन के थीम की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव तो लगता ही है, बट इस लेवल पे कोई रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं है। सुब्रमण्यम साहब, ये बताएं, वायदा कारोबार में आज आपकी कोई ट्रेडिंग पिक्स तेजी या मंदी की तरफ? हेमंत जी, जैसे मैंने बैंक्स की बात की, आई थिंक उसी को आगे बढ़ाते हुए आई थिंक SBI, अगर आप मंथली चार्ज देखें तो आई थिंक 155, 160 ये बहुत ही अहम लॉन्ग टर्म सपोर्ट साबित हो सकती है। और मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं एक नियर टर्म बाउंस की तैयारी पे है। और कल भी लास्ट में हम यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग देखी थी, और मेरा मानना है कि शायद ये इसमें एक चांस ले सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो जहां पर इतनी सारी वीकनेस देख रहे हैं, थोड़ी बहुत कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी का हम अपना सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर हम SBI के फ्यूचर्स ले और इन द मनी पुट इसको भी ले। इसका नॉर्मली ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं दिया सकता, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी वीकनेस देखी है, इन द मनी पुट यानी कि 170 का पुट लेके चले, तो अगर तेजी बाई चांस आती है तो ऑब्वियसली 170 का जो भी पुट का भाव है वो आराम से इसमें डेफिनेटली इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन अगर गिरावट आती है तो अच्छी खासी कुशन मिलती है, तो आई थिंक उसका एक सहारा ले सकते हैं। तो SBI मेरा मानना है कि शायद जहां पर हम बैंक्स की थोड़ी बहुत रिकवरी की बात कर रहे हैं, SBI एक दिग्गज बैंक है, और मेरा मानना है कि शायद इस लेवल से डेफिनेटली एक बाउंस आने की पूरी संभावना है। ओके, तो यहां से बाउंस दिखा सकता है SBI, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट का। रजत, दो कंपनियां मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और JM फाइनेंशियल, दोनों ब्रोकरेज हाउसेज हैं। इनके नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छे आए हैं। JM फाइनेंशियल का मुनाफा करीब 20% बढ़ा है, साथ ही मोतीलाल ओसवाल का भी अगर आप मुनाफा देखें तो यहां पर भी करीब 15% का इजाफा देखने को मिला है। इन दोनों में से चार्ट्स किसके ज्यादा बेहतर दिखते हैं आपको, और क्या आप तेजी करना चाहेंगे किसी में? देखिए, जहां तक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की सवाल है, उसमें मैं ये कहूंगा कि 295 की स्तर पार करने से ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 306 पर है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज है। अगर उसको पार करके निकल जाए तब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि फर्दर अपस्विंग उसमें आए और 315 से 318 की तरफ चले। बट जब तक 295 के ऊपर नहीं जाए तो फ्रेश खरीदारी मत कीजिए। अगर 295 के ऊपर खरीदारी करते हैं तो 291 के नीचे स्टॉप लगाइएगा। JM फाइनेंशियल चार्ट में एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल की चार्ट बेटर लग रहा है, लेकिन JM फाइनेंशियल अगर आज के दिन 40 के लेवल पार करके ऊपर सस्टेन कर पाए तो उम्मीद कीजिए कि 41 हाफ को क्रॉस करेगा। उसको क्रॉस करने के बाद भी 43.5 के आसपास में जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको पार करके ऊपर सस्टेन करेगा, ऐसा उम्मीद एटलीस्ट अभी तक टेक्निकली कम नजर आ रहा है। ओके, तो ये है JM फाइनेंशियल पर आए, लेकिन इस बीच प्री ओपन सेशन में फिलहाल तो मजबूती दिख रही है। बाजार में 7400 के ऊपर दिख रहा है। निफ्टी इस वक्त 48 अंकों की मजबूती के साथ 160 अंकों पर सेंसेक्स दिख रहा है। देखना होगा कि ये इन लेवल्स पर सेटल होते हैं या नहीं। लेकिन अगर रिकवरी होती तो क्या कोई मेटल शेयर ऐसा है सुब्रमण्यम साहब जहां पर शॉर्ट कवरिंग की जा सकती है, या फिर ऑयल एंड गैस में KN ONGC जैसे शेयर में अगर कहीं कोई आपको लगता है एक मौका बन सकता है ट्रेडिंग का, या फिर अगर आप उछाल में शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो भी बताएं। आई थिंक जहां तक आपने ऑयल एंड गैस की बात की, आई थिंक केन इंडिया आई थिंक कल 110 के आसपास यहां से अच्छी खासी आई थिंक 13-14 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट ली थी, और जहां पर हम क्रूड में भी रफ्तार भी एक रिकवरी देख रहे हैं, आई थिंक इसमें डेफिनेटली एक बाई की चांस बनती है। और मेरा मानना है कि यहां पर खरीदारी करें तो आराम से यहां पर 125 का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस के लिहाज से आई थिंक 112 113 लगा सकते हैं। तो एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आई थिंक केन इंडिया अच्छी खासी एक बेट बन सकती है। और दूसरा जहां पर एक तेजी की हम राय ले सकते हैं मेटल क्षेत्र में, वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक अगर आप रिलेटिव टर्म्स में मेटल काउंटर्स अगर देखें तो रिलेटिव आउट परफॉर्म रही है। ये बहुत सारे यहां पर मेटल काउंटर्स जो 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड करें, एक ऐसा काउंटर है जो 200 EMA के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। ऑफकोर्स इसमें भी लास्ट 3-4 दिन में हमने अच्छी खासी करेक्शन देखी है, लेकिन मेरा मानना है कि यहां पर 150 इसके आसपास खरीदारी की जा सकती है। और एक खास वजह मैं बताना चाहूंगा, यहां पर वेदांता के चेयरमैन जिनकी
की जो एक बयान आई थी, उनका मानना है कि शायद जिंक में जो रिकवरी है सबसे पहले आने की संभावना है, तो उसका कहीं ना कहीं इस पे शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक इस काउंटर में शायद डाउनवर्ड रिस्क थोड़ा कम लग रहा है, तो आई थिंक एक एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है, लेकिन और मेटल स्पेस में आई थिंक वन ऑफ द बेटर चॉइसेस पकड़ के चल सकते हैं। तो एक गेन इंडिया में तेजी और दूसरा एक हिंदुस्तान जिंक, आई थिंक दोनों में आई थिंक एक्यूमुलेशन या तो एक ट्रेड की पोजीशन ली जा सकती है। यहाँ प्री ओपनिंग सेशन में भी देखिए कि इंडिया सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है, 4% के साथ ये खुल सकता है, गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, ये संकेत मिलते हुए। और दूसरा शेयर है इसी ग्रुप का वेदांता, यहाँ पर 3.5% की तेजी देखने को मिल सकती है, ये प्री ओपनिंग सेशन के रेट सिस्टम में आते हुए। लेकिन दुनिया भर के दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश है, नियति हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर रोज की तरह आज भी बताने के लिए। सबसे पहले नियति आपसे जानना चाहता हूँ, एचयूएल में कल एक जबरदस्त रैली देखने को मिली थी, कुछ ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर काफी बुलिश हैं, बताइए क्या टारगेट्स हैं उनके, और टाटा मोटर्स और कोल इंडिया पर ब्रोकरेज हाउसेज की क्या व्यूज निकल कर आ रहे हैं? बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अपग्रेड का कॉल कर रहा है एचयूएल पर, न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा करके इन्होंने बाय यानी खरीदारी की कर दी है। मौजूदा भाव से 15% की तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है, ऐसा मानना है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का। कंजम्पशन थ्योरी पे बेट कर रहे हैं, रूरल अर्बन डिमांड और ज्यादा मजबूत होगी, जिस तरह से 7 पे कमीशन की सिफारिशें लागू होती हैं उसके बाद मांग में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। सारे के सारे नेगेटिव प्राइस्ड इन है, खरीदारी करके चलिए, 15% का मौजूदा भाव से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स पे सीएलएस से निवेश की सलाह अपनी बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस इन्होंने 475 से घटा के 460 रुपए तक का कर दिया है। 44% की मौजूदा भाव से अभी भी तेजी हो सकती है। अपग्रेड करें ये जेएलआर के वॉल्यूम एस्टिमेट्स 3% के आसपास से, जिस तरह से इनके नए प्रोडक्ट्स सक्सेसफुल हुए हैं। हालांकि वीक पाउंड का और थोड़े से मार्जिन्स अगर घटते हैं तो ये 8 से 9% अपने ईपीएस के अनुमान ट्रिम कर सकते हैं। कोल इंडिया पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश की सलाह दे रहा है, 68 से 70% की एक तेजी दिखा सकता है शेयर। 534 तक के लक्ष्य के लिए आप निवेश करके चलिए। ओके, तो ये सारी रिपोर्ट्स इन सारे शेयरों पर, लेकिन नतीजों के बाद डिश टीवी और हेक्सावेयर, इन शेयरों पर क्या राय है ब्रोकरेजेस की, नीति बताएं। कल 13% की अनिल जी तेज गिरावट देखने को मिली है, पिटाई हुई थी इस शेयर की डिश टीवी की, मगर जेपी मॉर्गन कह रहा है कि स्टॉक में जो रिएक्शन था वो बहुत जरूरत से ज्यादा था, मेंटेन करें अपना ओवरवेट का कॉल। टारगेट प्राइस 117 रुपए तक का दिया है। 52% की मौजूदा भाव से तेजी इस शेयर में आ सकती है। इनका जो डेट है वो कमजोर वो घटेगा, इसको ये फैक्टर इन करके चल रहे हैं, अगले कुछ तिमाहियों में इनको फायदा मिलेगा। सीएलएस से भी अपनी निवेश की सलाह बरकरार रख रहा है। टारगेट प्राइस हालांकि इन्होंने 134 से घटा के 110 रुपए तक का कर दिया है, मगर ये भी 40 to 45% का अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है इनका टारगेट प्राइस। गोल्डमैन सैक्स मगर बिकवाली की सलाह मेंटेन कर रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने 78 से घटा के 76 का कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव के आसपास ही है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर काफी ज्यादा कमजोर है और आगे भी इस पर दबाव रहेगा। हेक्सावेयर कल खराब नतीजे थे और रिड्यूस का कॉल यानी बिकवाली की सलाह नोमुरा अपनी मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 200 रुपए तक का दिया है। 10% की एक और गिरावट आ सकती है इस शेयर में साल भर के अंदर। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज एफआई ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन में रहेंगे। लेकिन बता दूं, ये रिपोर्ट्स लंबे समय के लिए है, उनकी रिसर्च के टारगेट से। लेकिन आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके देखने हैं तो सबसे बेहतरीन शो है स्टॉक 2020, हर रोज सुबह 7:30 बजे। बता दूं आपको, अगर आपने मिस किया तो आज हमारे दोनों कैप्टन्स ने कौन से वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज चुने हैं आपके लिए। एक रिकैप। दोनों की टीम में कौन कौन से 10-10 स्टॉक्स हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट 8% का उछाल देखने को मिला है, केन इंडिया में खरीदारी करने की राय है और इसी लॉजिक से जेट एयरवेज में बिकवाली करने की। जस्ट डायल हर उछाल में बेचे, यहां पर अभी भी मुश्किल में है कंपनी, बिजनेस मॉडल को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। टेक्स मैको इंफ्रा के नंबर्स अच्छे आए, इसलिए यहां पर खरीदारी करने की राय है। ऑन मोबाइल ग्लोबल के बायबैक के ऊपर और नतीजों के ऊपर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, यहां पर खरीदारी करिए। साथ ही डिपेंडेबल के तौर पर वेदांता को चुना है, आज उछाल देखने को मिलेगा कमोडिटीज रिलेटेड शेयरों में, इसलिए यहां पर तेजी कर सकते हैं आप। टाटा स्टील में लेकिन वो तेजी नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि आज बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आने वाले और नतीजे शायद निराश कर सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस में भी आपको बिकवाली करनी चाहिए, कल अच्छी खबरों के दम पर भी यह शेयर चला नहीं था। साथ ही फ्री हिट शेयर के तौर पर हाइकल को टीम में शामिल किया है, क्योंकि अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद। और क्रॉम्पटन ग्रीज में एक बाउंस देखने
देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अभी अपने पोर्टफोलियो में मत शामिल करिएगा, लेकिन सिर्फ उछाल के लिए ट्रेडर्स यहाँ पर जरूर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। कल काफी पिटा था ये शेयर। फटाफट से मेरी टीम देख लीजिए, जिसमें कोई भी सेल कॉल नहीं है। मन्नापुरम को जो गोल्ड का एक अच्छा बेस बन रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा, साथ ही नितिन स्पिनर्स को एक्सपोर्ट का और इसके अलावा करेंसी वीक है, इसका बेनिफिट आते हुए मिलेगा। रिजल्ट्स भी आगे चल के अच्छी आ सकती है। यूबी होल्डिंग और यूनाइटेड ब्रिवरीज के अंदर जो हेनकेन की हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है, 900 रुपए का जो भाव आया है इसका बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, सोर्स के हवाले से खबर है। ओएनजीसी को और साथ ही अगर आप एचओईसी को देखेंगे तो इसको अप्रूव्ड का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल्स के बेहतर रिजल्ट्स और आगे चल के भी इसकी फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट दिख रहा है, इसके लिए अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ग्रीस कॉटन पे भी आप नजर रख सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट आए इसके भी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्री हिट के तौर पर हमारा इंट्रासॉफ्ट के अंदर बेहतरीन रिजल्ट और आगे चल के इसका फ्यूचर कम से कम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ठीक दिख रहा है, इसलिए इसके अंदर खरीदारी की रिकमेंडेशन। ऑयल इंडिया कच्चे तेल का बेनिफिट उठाएगा। बाउंस देखने को मिलेगा भारतीय बाजारों में, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। गैप अप ओपनिंग हो रही है 7400 के ऊपर, निफ्टी खुलता हुआ 50 अंक की बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। 160 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलने की तैयारी करता हुआ। कल जो शेयर सबसे ज्यादा पिटे थे उस पर एक राय लेना चाहता हूं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 20% से ज्यादा पिटा था ये शेयर। प्रकाश, ये बताइए आज इन तरह के शेयरों में, क्रॉम्पटन में, डिश टीवी में, सुजलॉन में, जेट में, वो खार्ड में एक बाउंस देख रहे हैं क्या आप? और इस पूरी लिस्ट में अगर कोई किसी को जेन्युइनली खरीदारी करनी हो इतनी गिरावट के बाद, तो कौन सा शेयर आपको सही लग रहा है? मतलब ये तो गोलमाल शेयर वाली लिस्ट बना दी आपने। मतलब ये बोलते कि इन्हीं में से खरीदना है, इन्हीं में से खरीदना हो तो नहीं, आप बेच भी सकते हैं उछाल में, ऐसा वो नहीं। लेकिन हाँ, तो ये वो स्टॉक्स हैं देखिए जो काफी पिट रहे थे और कई लोग सोचते हैं कि गिर गए। इसमें बाउंस बैक आने की उम्मीद डिश टीवी में फॉर एग्जाम्पल है। आई एम श्योर डिश विल ओपन पॉजिटिवली और उसमें इस टाइप की कोई नेगेटिविटी इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बट क्रॉम्पटन में मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा कोई रिकवरी आएगी। जेट में वापस ये क्रूड को लेके आज शायद हो सकता है नहीं बढ़े, लेकिन अदरवाइज फंडामेंटली अभी भी अच्छा है, कोई खराब नहीं। और इस वैल्यूएशन पे ज्यादा अच्छा हो गया है। 750 के ऊपर अगर ले रहे थे लोग तो अब तो और भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि बिजनेस उसका भी चेंज हुआ नहीं है खास। इसके अलावा सुजलॉन में भी एक पॉजिटिव न्यूज है ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, बट जो सीमेंस और गैमेसा का जो बड़ा एक कंपटीशन आने की उम्मीद थी उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर में रहा है स्टॉक, तो वहां से भी एक रिकवरी आने की पूरी उम्मीद है। सो अच्छे स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। 2-3 स्टॉक्स सुजलॉन हुआ, डिश टीवी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बट आज हो सकता है कि इनको अवॉइड करें क्योंकि ट्रेडिंग बाउंस हर एक में ना भी आए। बिल्कुल, तो ट्रेडिंग बाउंस के लिहाज से इन सारे शेयरों में थोड़ा बहुत एक्शन आज देखने को मिल सकता है। तो एक्शन जो दिख रहा है बता दूं आपको, पीएनबी गिल्स 4% नीचे है, सीसीएल प्रोडक्ट्स 2% नीचे है। नतीजों के बाद मजबूत क्या है, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी ये 6% मजबूत है, जेएम फाइनेंशियल 5% मजबूत है। निफ्टी के स्टॉक्स में एक्शन है, केन वेदांता में 4.5 और 3.5% की मजबूती का। यूनाइटेड ब्रूरीज ये मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, 3.5% मजबूत यूनाइटेड ब्रूरीज का स्टॉक आपको नजर आएगा। और इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको कि 165 अंक ऊपर सेंसेक्स है और निफ्टी 50 अंक मजबूत है, 7,400 के पार खुलने की तैयारी। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है, ये सेंसेक्स और निफ्टी कितना ऊपर खुल रहा है वो नहीं है, ये है कि 50 के 50 शेयर निफ्टी में इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में हरे निशान में। इसका मतलब ये कि कम से कम सुबह 9:15 पे तो मूड पॉजिटिव है ट्रेडर्स का। अब यही मूड 3:30 तक बरकरार रहना चाहिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मजबूती के साथ शुरुआत होने के आसार। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर, यहां पर तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही है और 175 अंकों की मजबूती है सेंसेक्स में। निफ्टी 55 अंक ऊपर 7,400 के पार खुलता हुआ दिख रहा है, ये बेहतरीन संकेत है। निफ्टी के सारे स्टॉक्स मजबूत खुल रहे हैं 4% के इजाफे के साथ। केन इंडिया टॉप गेनर, वेदांता 3%, ओएनजीसी 2%, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा 2% मजबूत, पीएनबी, तो सरकारी बैंक उछल रहे हैं और साथ ही मेटल स्टॉक्स और ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स ये सारे तेजी दिखा रहे हैं। टाटा स्टील अब भी कमजोर, 0.5% नीचे आज नतीजों के पहले, लेकिन बजाज ऑटो 0.5 से 1% मजबूत है नतीजों के पहले। वायदा कारोबार के आपको स्टॉक्स बता दूं किस तरह का रुझान वहां पर है। और यहां अगर आप देखेंगे तो केन इंडिया टॉप गेनर के तौर पर 4.5% की मजबूती, डिश टीवी 3.5% मजबूत है, वेदांता 3.5% मजबूत, जेएसपीएल यहां पर तेजी होती दिख रही है, यूनाइटेड ब्रूरीज ये 3% मजबूत खुला है आज के सेशन में 2.5% की तेजी के साथ। तो ये सारे स्टॉक्स है मजबूती की तरफ एक्शन दिखाते हुए। और वायदा कारोबार में हार्डली 3-4 स्टॉक कमजोर हैं, जिनमें डीवीज लैब और टाटा स्टील है जो थोड़ा कमजोर है। और अब बजाज ऑटो एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है कल के लेवल के आसपास, ये इस वक्त का रुझान आप देख सकते हैं। और
कुल मिलाकर मजबूत। अब डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 200 अंक ऊपर है, 7,425 का पहला पड़ाव निफ्टी ने छुआ है इस वक्त। और मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1% से ज्यादा की तेजी, और बैंक निफ्टी भी 135 अंकों की तेजी के साथ 15,000 के आंकड़े के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो बेहद दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की। हेमंत, आपकी नजर कहां है? लेकिन नजर है ब्रोकरेज कंपनियों के ऊपर। जेएम फाइनेंशियल्स ने अच्छे नतीजे पेश किए, 7% से ज्यादा का इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे आए हैं। इस स्टॉक में भी एमओएफएसएल के शेयर में देखिए 3% की तेजी देखने को मिल रही है। ग्रीव्स कॉटन एक और ऐसी कंपनी जिसने कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छे नंबर्स पेश किए। हाइकल, टेक्समैको, एक्सेलिया, काले, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखिए। इन्होंने अच्छे नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद पेश किए हैं। इसके अलावा कमजोर नंबर्स आए हैं हेक्सावेयर की तरफ से। गैप डाउन 1% के आसपास की ओपनिंग यहां पर हुई थी। अब देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन दिख रहा है। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट प्रकाश कह रहे थे कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, नीचे अगर ये मिलता है तो। इस समय देखिए खुलने के बाद रिकवरी देखने को मिल रही है इसमें। पीएनबी गिल्ड्स में लेकिन कोई रिकवरी नहीं है, यहां पर बेहद कमजोर नंबर्स पेश हुए हैं। 5-6% नीचे ये शेयर खुलते ही पहुंच गया था, अब भी देखिए वहीं पर ट्रेड करता हुआ। सीसीएल प्रोडक्ट्स, ओरिएंट सीमेंट, टीडी पावर, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स निराशाजनक आए और अच्छे बाजार में भी देखिए ये शेयर कमजोर प्रदर्शन दिखाते हुए। आइए अब देखते हैं वो शेयर जो सबसे ज्यादा कल पिटे थे। आज क्या वहां पर बाउंस है। सुजलॉन कल काफी दबाव में ट्रेड कर रहा था। चर्चा थी कि कुछ एफसीसीबी वाले शेयर सब बिके हैं, 2.5% मजबूत है। अब ये डिश टीवी नतीजे आने के बाद तेजी से पिटा था, यहां पर देखते हैं जहां 2.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। जेट में भी काफी दबाव देखने को मिला था, लेकिन कच्चा तेल जिस तरह से ओवरनाइट देखिए टूटा है, यहां पर कोई भी रिलीफ रैली नहीं है। करीब माफ कीजिएगा बढ़ा है, यहां पर कोई रिलीफ रैली नहीं है। 2% ऊपर नीचे ये शेयर ट्रेड करता हुआ। वो खाद एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर कल तेज गिरावट देखने को मिली थी, देखते हैं वो किस तरह से खुला है। 1% की बढ़त के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और ऐसा स्टॉक कल का सबसे बड़ा खराब प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर, यहां पर भी एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल रहा है। कल 20% से ज्यादा की गिरावट के बाद आज 3% का इजाफा यहां देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन बाजार बेहद मजबूत है। 225 अंकों की तेजी के साथ जिनके उच्चतम स्तर पर है सेंसेक्स। निफ्टी 67 पॉइंट ऊपर 7,425 के पहले पड़ाव को पार कर चुका है। इनफैक्ट दूसरा पड़ाव कहना होगा, क्योंकि 7,400 पहला लेवल था जिसके ऊपर हम कह रहे थे कि निर्णायक रूप से टिके रहे तो शॉर्ट कवरिंग होगी। अब 7,425 अगला लेवल जो निफ्टी पर बनेगा वो 7,450 का बनेगा। इसलिए नहीं कि राउंड फिगर है, ये लेवल्स वैसे भी आंकड़ों की याद से आते हुए दिख रहे हैं। 840 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और महज 120 शेयरों में कमजोरी का रुझान है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की तेजी बनती हुई दिख रही है। अब चलिए, गैप अप ओपनिंग तो हो गई, अब यहां से क्या सौदा बनाया जाए ये बड़ी बात है। निफ्टी पर पहले बताएं रजत, इंट्राडे के लिए। देखिए निफ्टी में मैं जो लेवल एक्सपेक्ट किया था उसी रेंज पे पहुंच चुका है। ये पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 7424 से लेकर 7442 उसी के आसपास निफ्टी अभी चल रहा है। तो 74 यहां पे आपको अगर सौदा लेना है लॉन्ग साइड में तो 7442 क्रॉस करने के पहले आप सौदा नहीं ले सकते। और यहां पे शॉर्ट पोजीशन लेने के पहले थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि ये लेवल पे स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि ये लेवल टच करने के बाद में फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट देना चालू करता है। अगर ऐसा होता है तो आप 7,450 के ऊपर में स्टॉप लगा के शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आज के दिन तेजी का सौदा ही बेहतर रहेगा। या तो आप डिप में तेजी करिए या तो आप 7442 क्रॉस करने के बाद में फिर से तेजी करिए। अगर 7442 पार करने के बाद में तेजी करते हैं तो 7,470 से लेकर 7,513 का जो सप्लाई जोन है उसी को उम्मीद कीजिए कि उसको टेस्ट करेगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इस शेयर से रिलेटेड एक खबर आती हुई कल हमने आपको बताया था कि जो इनका इंटरनेशनल पावर बिजनेस है उसको बेचने की जो बातचीत चल रही थी उस पर बोर्ड ने कोई फाइनल आउटकम निकला नहीं नतीजों के साथ साथ। अब यहां पर खबरें आ रही हैं कि वो दरअसल पावर बिजनेस को बेचने के लिए बातचीत उनकी जारी है, डिस्कशन उनका जारी है। ये शेयर अभी करीब 2-2.25% ऊपर है उछाल में। रजत, बेचेंगे या आपको लगता है कल काफी गिरावट हो चुकी, पुल बैक के लिए खेलना चाहिए? कैसे अप्रोच करेंगे इसे? अवॉइड भी वैसे कर सकते हैं। आपका तीसरी जो ऑप्शन है उसी को चुनना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये देना नहीं चाहिए ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि देखिए कल जिस तरह से पिटा है आज जरूर उछाल दिख रहा है, लेकिन कल जनरली देता नहीं ऑप्शन। सवाल इसके ऊपर खड़े हो गए थे। रजत बताइए, अवॉइड ही करेंगे फिर इसे? देखिए एक चीज बोलना चाहिए कि
डे ट्रेडर मैं मानता हूं जो डे ट्रेडर है वो उस ट्रेडर का डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि दिन के अंत में वो अपना पोजीशन क्लोज करके जाते हैं, लेकिन डे ट्रेडर के मतलब ये नहीं है कि वो कंपल्सिव ट्रेडर है, हर रोज उसको कुछ ना कुछ ट्रेड लेना ही है। अब दूसरी बात यह है ये इतना वीक काउंटर है, इसमें आप लॉन्ग जाएंगे कभी भी गिर सकता है, और इतना नीचे आ चुका है कि यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो भी आप ट्रैप हो सकते हैं, तो इससे बेहतर है ना कि इससे दूर रहे। रजत, दिक्कत तो ये है कि डे ट्रेडर है ना, डेली वेजेज वर्कर की तरह काम करते हैं कि भाई रोज कमाना है, रोज ट्रेड करना है, और दिक्कत वही है, उसमें शायद कई बार पैसे लग जाते हैं। लेकिन एक स्टॉक जो बीएसई पर है, फॉर्च्यून फाइनेंशियल, ये स्टॉक आपके सामने लेकर आता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ा वॉल्यूम वाला एक्शन दिख रहा है। आज सुबह सुबह 2 बड़े सौदे होते दिखे, और 2 बड़े सौदे यानी कि काफी बड़े सौदे हैं ये, 5 लाख और 5,25,000। जी हाँ, 2 बड़े सौदे, 10,25,000 शेयरों का कारोबार हुआ है फॉर्च्यून फाइनेंशियल्स में, और लगभग 8% हिस्सेदारी बदली है। 8% हिस्सेदारी मायने रखती है। 140 रुपए पर, अच्छा ट्रेड काफी नीचे हुआ है, 140 रुपए पर हुआ है, अब 164 रुपए का दाम है, तो यानी कि काफी निचले स्तर पर ये 2 बड़े सौदे होते दिखे। ये इंटरेस्टिंग है। प्रकाश, इस कंपनी के ओनरशिप के बारे में कुछ अंदाजा है? मेरे ख्याल से ब्रोकरेज और फाइनेंशियल सर्विसेज में जो इनका ब्रोकरेज बिजनेस है वो बिकाऊ था, ये सुनने में आया था मार्केट में। आई हैव नो फंडामेंटल कंफर्मेशन इस पे, लेकिन और इस टाइप के जब सौदे होते हैं तो साफ जाहिर है कि कोई ना कोई एक्वायर कर रहा है, और जो समूह ने एक्वायर करने की बात थी वो उन्होंने काफी दूसरे ब्रोकरेजेस भी लिए हैं पिछले 1.5-2 साल में, तो हो सकता है कंसोलिडेशन का दौर है। इस सौदे की पैटर्न से तो यही समझ आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए, टाटा स्टील नतीजों से पहले 1% कमजोरी के साथ खुलता हुआ, तो रिकवरी देखने को मिल रही है दूसरी कमोडिटीज रिलेटेड शेयरों में, लेकिन टाटा स्टील में रिकवरी नहीं है। इसके अलावा एनटीपीसी एक और ऐसी कंपनी है जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, 1.25% नीचे ये शेयर भी ट्रेड करता हुआ खुल चुका है बाजार, और ये शेयर थोड़ा सा प्रेशर में है। रजत, अभी बेचेंगे क्या टाटा स्टील को, या देर हो चुकी है? नहीं, देर नहीं हो चुकी है, क्योंकि आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज के माहौल अच्छा है। इवन क्रॉम्पटन ग्रिव्स जैसा शेयर भी कुछ बाउंस दिया है, फिर भी ये कोई तेजी नहीं दिखा रहा है, उल्टा वीकनेस दिखा रहा है। इसके मतलब ये है कि ये रिजल्ट नतीजे के बाद में और गिरेगा, ऐसा ही बाजार की उम्मीद है, तो इसीलिए अभी भी वीकनेस दिखा रहे हैं। आप 227 के ऊपर में स्टॉप लगा के इसको बेच सकते हैं, 215, 212 इसका टारगेट रहेगा। 200 के आसपास आया था पिछली बार जब निफ्टी 7,240 पर पहुंचा था, और उसके बाद जो रिकवरी हुई, अब पता नहीं रिजल्ट के बाद क्या फिर वहीं से पहुंच जाएगा, वो साफ तौर पर फिलहाल कमजोर माहौल तो दिख रहा है। लेकिन हम यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात कर रहे थे, स्टॉक मजबूत है आज के सेशन में, आप देखिए लगभग 2.5% मजबूत खुला हुआ है, और अभी तक तो इन लेवल्स के आसपास टिका हुआ है यूनाइटेड ब्रूअरीज। क्या ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर? रजत, चार्ट पर क्या सिचुएशन है इसके लिए? देखिए, यूनाइटेड ब्रूअरीज कल मुझको लगा था कि उसको चलना चाहिए, लेकिन ऊपर से तोड़ दिया था। आज मैं यही कहूंगा कि 800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये इसमें खरीदारी करना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 790 के नीचे रखने से बेहतर रहेगा। और ऊपर की तरफ में एक पुल बैक रैली मैं उम्मीद करता हूं, जिसमें ये 840 से लेकर 870 ये कोई भी रेंज पे जा सकता है। तो दिस इज एक्चुअली अ बाय ऑन डिक्लाइंस, इट्स नॉट अ सेल ऑन रैलीज। चलिए, गिरावट में खरीदारी करने की राय यहाँ पर दी जा रही है। यूनाइटेड ब्रूअरीज और यूबी होल्डिंग के शेयर पर भी एक बार नजर डालते हैं, वो किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। यूबी होल्डिंग इसकी होल्डिंग कंपनी है, जी हाँ, वो भी देखिए 5.5% मजबूती के साथ आज खुलती हुई दिख रही है। इसके अलावा केन देखिए, वेदांता देखिए, और हिंडाल्को देखिए, तो निफ्टी में टॉप 3 गेनर्स दरअसल कमोडिटी रिलेटेड शेयर ही हैं। कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला ओवरनाइट, उससे फायदा मिल रहा है केन को, और वेदांता भी वहीं से ट्रिगर्स लेता हुआ है। इन शेयरों में रजत, कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है इस कमोडिटी पैक में, जहां आपको लगता है तेजी करनी चाहिए, पुल बैक के लिए खेलना चाहिए? इसमें देखिए, अगर आपको तेजी करना ही है तो कल जब बाजार गिर रहा था तो ओएनजीसी का क्लोजिंग एक दोजी बनाया, मतलब बेयर का ऑलरेडी एक इंडिसाइसिव मूड आ गया था। तो इसमें इस प्लेन एंड सिंपल प्ले ओएनजीसी, उसी में तेजी करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि केएन और वेदांता वो बड़ी मुश्किल है। केएन वुड हैव बीन अ प्योर ऑयल प्ले, दैट वुड हैव बीन वेरी नाइस, बट अभी इसलिए मैं केएन में कोई सलाह नहीं देना चाहता हूँ। ओके, लेकिन इस बीच वोखार्ड, ये एक और वॉलेटाइल स्टॉक जहां पर एक्शन दिख रहा है, लेकिन एक्शन है कमजोरी की तरफ। वायदा कारोबार का
टॉप लूजर 2% नीचे और 1% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। शॉर्ट करेंगे सुब्रमण्यम साहब, क्या राय होगी आपकी वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? जी, आई थिंक ऑलरेडी हमने यहाँ पर जबरदस्त वीकनेस देखी है और जहां पर मार्केट में तेजी का माहौल है वहां पर भी हमने यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप देखे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वीकनेस जारी रहने की पूरी संभावना है। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म जो टारगेट अगर पकड़ कर चलते तो आई थिंक 1050 1075 यहां तक फिसलने की चांसेस है और मेरा मानना है कि शायद अभी भी एक शॉर्ट की एक कैंडिडेट है। ओके, तो बेचिए। कल भी हमने देखा था सेकेंड हाफ में तेजी से ये शेयर फिसला था और इस समय फिर से खुलते ही देखिए लुढ़कता हुआ दिख रहा है। वो खाट के फ्यूचर्स भी देखिए 1100 रुपए के आसपास इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर काफी देखने को मिल रहा है और प्रेशर देखने को मिल रहा है सीसीएल प्रोडक्ट्स में भी। नंबर्स जहां पर अच्छे नहीं आए हैं वहां पर आप देखिए तेज पिटाई हो रही है। सीसीएल प्रोडक्ट्स, पीएनबी गिल्ड्स, केईसी इंटरनेशनल एक और ऐसा स्टॉक जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। इन तीनों में रजत सबसे वीक चार्ट किसका लगता है? केईसी इंटरनेशनल, सीसीएल और पीएनबी गिल्ड्स में। ये पीएनबी गिल्ड्स मेरे ख्याल से वीक तो है। ये सही बात है कि ये कल का जो लो था वही 23 रुपया 50 पैसा, उसके नीचे चलने से और भी नीचे जा सकता है। 23 तोड़ के फिर 22 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटीज है। और केईसी इंटरनेशनल, इसका चार्ट पीएनबी गिल्ड से कई गुना खराब है। मतलब इट इज एक्चुअली लुकिंग प्रीटी बैड। एक फ्लैग बेयरिश फ्लैग ब्रेकडाउन के बाद में फिर नीचे जा रहा है। इसी को शॉर्ट करने से या तो इसको बिग वाली करने से फायदा है, क्योंकि ये और नीचे जाएगा। 110 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी दिख रहा है इसमें। एक शेयर हेमंत जिसका मैं जिक्र पहले भी करा था, अब देखिए यूनाइटेड ब्रूअरीज महज 0.5% बचाए ऊपर और यहां पर दिन के लो पॉइंट पर ही आ गया। ओपन इंटरेस्ट में मैं देख रहा था 3% की कमी आई है, यानी कि पोजीशंस कम होती हुई दिख रही है। जिन ट्रेडर्स ने खरीदारी की है शायद पिछले 1-2 दिनों में वो बुक करते हुए नजर आ रहे हैं, निकल रहे हैं। ये बताएं सुब्रमण्यम साहब, क्या एग्जिट करना चाहिए किसी के पास तेजी की पोजीशन है तो, या शॉर्ट करना चाहिए, या गिरावट में खरीदारी करेंगे? कैसे ट्रेड करना चाहिए इन लेवल्स पर जब ये स्टॉक फिर से दिन के लो पर आ रहा है? जी, यूनाइटेड ब्रूअरीज की खासियत यही है कि यहाँ पर अगर हम डेट चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें तो इसमें वीकनेस है और 760 यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट फिलहाल लग रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट आई थिंक ये काफी अभी भी बेहतर है और मेरा मानना है कि शायद ये, जैसे रजत भी बता रही है, एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आई थिंक नियर टर्म में वीकनेस डेफिनेटली फिलहाल दिख रही है। लेकिन अगर 760 के आसपास आते तो वापस एक तेजी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगानी पड़ेगी 750 के आसपास, क्योंकि नियर टर्म में आई थिंक थोड़ी बहुत वीकनेस फिलहाल दिख रही है। बिल्कुल अनिल, परसों हमने देखा था जब इसमें तेजी बनी थी नतीजों से एक दिन पहले, तब मार्केट ने अगर साथ दिया होता तो शायद कल तेजी बनती, लेकिन कल देखिए तेजी नहीं बनी। और अब ये खबर आती हुई तो जिन लोगों ने परसों पोजीशन शायद बनाई थी वो आज निकलते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। और कई बार ये खबर पहले भी हमने सुनी हुई है कि ऐसा होगा, लेकिन जब तक कहते हैं ना कंफर्म ना हो जाए, हो ना जाए प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन ईटिंग। इसीलिए मैंने देखा कि जब पोजीशन रिड्यूस हो रही है तो हमारे व्यूअर्स को बताना जरूरी है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ नजर आ रहा है वायदा कारोबार में, तो उस पर जरूर नजर रखें। लेकिन वायदा कारोबार में काफी कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है। एक और ऐसा स्टॉक है, आप देखिए 5% की मजबूती दिखा रहा है कमजोर नतीजों के बाद। जिस तरह से स्मार्ट रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, एक चार्ट चेक ले लेते हैं। रजत, कैसा लग रहा है ये शेयर आपको इस समय डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ? अच्छी तेजी यहां पर बन रही है। कौन सी काउंटर की बात कर रहे हैं? हेक्सावेयर अब 6% मजबूत है। देखिए, जहां रिगार्डिंग हेक्सावेयर मैं यही कहूंगा कि जैसा थोड़ी देर पहले आपको बता रहा थे, केईसी इंटरनेशनल की तरह इसका चार्ट तो वीक है। आज के दिन अगर ऊपर की तरफ मेंटेन कर रहे हैं तो देखिए कि ये 230 के ऊपर बाद में सस्टेन करे या नहीं। अगर करता है तो 238 से लेकर 242 इसी रेंज पे इसमें कुछ सप्लाई प्रेशर आने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वहां पे 89 डे और 200 डे मूविंग एवरेज है, वो जब तक पार नहीं करता है तब तक इसमें कोई खास तेजी होगा या तो इंटरमीडिएट अप ट्रेंड बनेगा, ऐसा उम्मीद मत कीजिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त हेक्सावेयर के स्टॉक पर। भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग इस वक्त आप इस काउंटर पर देख सकते हैं, लेकिन बाजार एक बात है बेहद मजबूती के साथ टिके हैं। शुरुआती 15 मिनट 7425 के आसपास टिके रहना एक अचीवमेंट कहा जा सकता है निफ्टी के लिए, खासतौर से 7400 के ऊपर खुलने के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन देखना है आगे किस तरह का रुझान रहता है। फिलहाल पहला सौदा के हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। प्रकाश,
रजत और साथ ही सुब्रमण्यम साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे और बाजार की डायरेक्शन पर ही हम बातचीत करेंगे उस सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा साहब से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सेंसेक्स 195 अंकों पर, निफ्टी 58 अंकों की मजबूती के साथ 7400 के ऊपर टिके रहने में कामयाब। बता दूं आपको आज की ट्रेडिंग रेंज निफ्टी की, हम खुले मजबूत 7431 का हाई बनाया है, 7410 के लो और इस वक्त 7420 पर। निफ्टी के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूती थोड़ी कम है, आधा % ऊपर मिड कैप इंडेक्स दिखेगा, लेकिन बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर लगभग 4% की मजबूती के साथ। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद 1100 के आसपास और कमजोर शेयर इस वक्त आपको दिखेंगे लगभग 200। ये है बाजार का इस वक्त का हाल आपके सामने। चलिए बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार। पहली राय तो यही लेना चाहता हूं कि ये 7200, 300 और उसके बाद 7500, 600 की रेंज में जो बाजार इतना उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए और इस उतार चढ़ाव के बाद क्या फिर से तेजी बनेगी या नए निचले स्तर आते हुए दिखेंगे बाजार पर? आपका क्या मानना है? देखिए, ये जो रेंज आपने कहा ना 7200 से लेके 7500 का रेंज, इस रेंज में जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स बाजार के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो सिर्फ दो हैं। वो है क्रूड के प्राइसेस और रूपी की डॉलर के अगेंस्ट मूवमेंट। आपने देखा होगा कि जब जब क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जा रहे हैं या रूपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर जा रहा है तो हमारा मार्केट गिर जा रहा है, और जब ये दोनों फैक्टर्स या दोनों में से कोई एक फैक्टर रिवर्स हो जा रहा है तो मार्केट ऊपर की दिशा लेता है। मैं समझता हूं कि अगर हम थोड़े लंबे पर्सपेक्टिव में इन दोनों फैक्टर्स को देखें और तब समझने की कोशिश करें कि बाजार कौन सी दिशा ले सकता है, तो मेरे लिए और सभी लोगों के लिए थोड़ा सहज होगा। क्रूड मेरे ख्याल से $30 पर बैरल का जो लेवल है उससे बहुत नीचे गिरे ऐसी संभावना मुझे कम लगती है। कच्चा तेल यहां से ज्यादा नीचे गिरे ऐसी संभावना कम लगती है। सिन्हा साहब, ये बताइए कि अब फिर यहां पर कच्चे तेल से रिलेटेड जो शेयर गिरने की वजह से पिट रहे थे, फिर उनमें क्या आपको खरीदारी करने की सलाह है? खासतौर पर केन, ONGC जैसे शेयरों में क्या आप यहां पर खरीदारी करने की राय देंगे? मैं समझता हूं कि देखिए, भले क्रूड की प्राइसेस यहां से बहुत ज्यादा नहीं गिरे, लेकिन फिर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और शॉर्ट टर्म में बढ़ेंगे वो विजिबिलिटी भी नहीं है। कई जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने क्रूड के प्राइसेस को ट्रैक किया है वो भले कह रहे हैं कि क्रूड की प्राइसेस 2016 के अंत तक इस लेवल से 50% तक ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो $15 पर बैरल से बढ़ भी गए क्रूड के प्राइसेस तो $45 पर बैरल पर होंगे। तो जिस लेवल पे ये स्टॉक प्राइसेस थे जहां जिनका आपने मेंशन किया, वहां से जब ये गिरे हैं तो वो लेवल भी यही $45 के आसपास था। तो मुझे नहीं लगता है कि क्रूड अगर इस तरह से अप्रिशिएट करे तो उसका फंडामेंटल असर जो ऑयल क्रूड प्राइसेस के ऊपर जाने से जो बेनिफिट करते हैं सेक्टर्स, उनको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ऐसे में जब ग्लोबल अनिश्चितता है तो सर क्या पोर्टफोलियो में अच्छी क्वालिटी के दिग्गज शेयर चुनने का वक्त है या फिर अभी भी थोड़ा इंतजार करें? क्योंकि अब तो जिस तरह से बातें होती है दिग्गजों के लिए, कोई L&T के लिए 3 डिजिट के भाव बोलता है, कोई ICICI बैंक के लिए बोलता है कि 200 के नीचे चले जाएगा, SBI का 150 के नीचे के भाव बोलते हैं। तो ऐसे में जो हमें ब्लू चिप्स लगते हैं, अच्छे शेयर लगते हैं, उन्हें खरीदा जाए या फिर इस तरह के शेयरों में तेज गिरावट के बाद भी दूर ही रहना चाहिए? मुझे लगता है कि बाजार में आज जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल सेक्टर होगा वो होगा बैंकिंग। अब तक हम लोग वरीड थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट से। इस तिमाही के रिजल्ट्स में हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इससे अछूते नहीं हैं। तो ये मैनेजमेंट लेवल की इशू नहीं रह गई, ये टोटल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो असर पड़ रहा है बैंकिंग सेक्टर पे, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है बैंकिंग सेक्टर्स के फंडामेंटल परफॉर्मेंस में। इसका सोल्यूशन
मुझे नहीं लगता कि मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी इकोनॉमी में हो रही है उससे ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगा। इसके लिए हमारे ख्याल से एक पॉलिसी एक्शन की बहुत ही जरूरत है और बहुत जल्दी उसकी जरूरत है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद इस बजट में कुछ ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो कि बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा राहत देगा। आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखिए तो करीब 30% वेट जो है वो इंडेक्स में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का है। तो ये दोनों चीज को अगर मैं कॉम्बिनेशन में देखूं तो मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव पॉलिसी एक्शन आया तो जो लार्जेस्ट वेट है इंडेक्स का उस सेक्टर में अगर अपस्विंग आता है तो वो पूरे बाजार को खींच सकता है। इस पहलू को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप उस पहलू से अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहें ब्लू चिप तो ये सेंस बनता है। अगर सिर्फ आप लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो अब तक बाजार में ज्यादातर लिक्विडिटी का इनफ्लो आया था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से और उनका रुझान लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा रहा। यही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पिछले 6 महीने से नेगेटिव हैं और इसका आप असर देखिए कि लार्ज कैप इंडेक्स प्रेशर में है और उसी दौरान जो लोकल फ्लोज है वो मिड कैप स्टॉक्स और मिड कैप फंड्स की तरफ ज्यादा झुकता है और इसी पीरियड में मिड कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ब्लू चिप में रहने से आपको फायदा नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को बिटवीन द मिड कैप्स एंड द लार्ज कैप्स। सर, एविएशन शेयरों में जिस तरह से हम देख रहे हैं पिटाई हो रही है, रोज दबाव देखने को मिल रहा है। जेट एयरवेज देखिए जब से एफएनओ में आया है, जनवरी में हमने देखा था करीब 790 का भाव था और आज देखिए 542 का भाव है, काफी पिट चुका है। स्पाइस जेट में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। एविएशन शेयर जो 2015 के स्टार सेक्टर था, क्या अब वहां पर मुनाफा वसूली का समय आ गया और लोग यही कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है वो कर रहे हैं क्योंकि जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता जा रहा है वो ये है कि क्रूड के प्राइसेस अब यहां से ऊपर जा सकते हैं। तो हमने देखा है कि जो करीब 25% का डिक्लाइन हुआ जेट फ्यूल के प्राइसेस में, उसका बेनिफिट इनके एबिटा मार्जिन पर कितना स्ट्रांगली पॉजिटिव रहा। तो आगे जाते हुए ये फैक्टर पॉजिटिव रहेगा इनके फंडामेंटल्स में ऑन दी करंट बेस, उसकी संभावना कम है। तो लोगों ने हमारे ख्याल से ये अच्छा अवसर समझा मुनाफा वसूली की, और जब तक ये क्लैरिटी क्रूड के प्राइसेस के डायरेक्शन का नहीं आता है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उछाल हम देख पाएंगे, क्योंकि जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक की संख्या है करीब अब 10 करोड़ की हो गई पिछले साल। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेस है, उस बेस पर और बड़ा ट्रैफिक ग्रोथ करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम मुद्दों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार मजबूती के साथ हैं, 7425 के आसपास निफ्टी पर, और सेंसेक्स 215 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो काफी बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही है। हम बाजारों पर और एक जाने माने एक्सपर्ट की राय लेकर आएंगे अब से कुछ देर में, लेकिन उससे पहले देख लें किस तरह का कारोबार इस वक्त होता दिख रहा है बाजार में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब थोड़ी सी मजबूती बेहतर होती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी भी 100 अंकों पर है। हेमंत, बिल्कुल, क्रेडिट स्विस के नीलकंठ मिश्रा जी से हम जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं आने वाले बजट को, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट दरअसल यही होने वाला है, और साथ ही उनसे जानेंगे कि वो मार्केट को किस तरह से रीड कर रहे हैं इस समय। अब नीलकंठ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत वॉलेटाइल मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं, कच्चे तेल को देखकर ट्रेडर्स दरअसल काफी घबरा गए हैं। आपका क्या व्यू है इस समय भारतीय बाजारों पर, कितनी डाउनसाइड आपको लग रही है, और कच्चे तेल पर भी सर अपना व्यू बताइए। जरूर, देखिए हमारा तो ये कहना है कि जो हमारे मार्केट्स में हो रहा है ये दुनिया के मार्केट्स का एक रिफ्लेक्शन है। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं दुनिया में। इनफैक्ट आप ग्लोबल करेंसीज को देखें, जिस तरह की करेंसी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली है करीब लास्ट 12-15 महीनों में, उतना पिछले 25-20 साल में कभी नहीं हुआ है। तो जो लास्ट 10-15 साल की, जो पिछले 10-15 साल की जो स्टेबिलिटी थी करेंसीज की, वो अब काफ़ी हद तक टूट चुकी है। और उससे क्या होता है कि जो बेसिक वैल्यूएशन मेट्रिक होता है किसी भी स्टॉक का, किसी भी एसेट का, उसमें करेंसी एक बहुत मेजर इनपुट होता है कि वो कंपनी, वो कंट्री कैसे कम्पीट करेगी दुनिया में। अगर उसी पे आपकी अनसर्टेनिटी है कि वो करेंसी कहाँ जाने वाली है,
तो ये काफी तो इन्वेस्टर्स काफी डर जाते हैं और खरीदना बंद कर देते हैं, उससे मार्केट्स गिरते हैं। लास्ट नाइट क्या हुआ है कि DXY जो बहुत स्ट्रांग था, सो अभी तक ये मार्केट वॉलेटिलिटी जो ग्लोबल हुई, स्पेशली जब चाइनीज RMB के अराउंड कंसर्न्स स्टार्ट हुए, उसके बाद से जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आई, उसके बाद जापान, बैंक ऑफ जापान और ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इन दोनों ने आके बताया कि भाई हम डिफ्लेशन नहीं होने देंगे, हम अभी भी कमिटेड हैं, हम सपोर्ट करेंगे। बट फेड से वो कमेंट नहीं आया था, तो फेड जो US डॉलर था वो अप्रिशिएट कर रहा था। बट कल के स्टेटमेंट्स के बाद आपने देखा होगा कि JPY जापानीज येन अप्रिशिएट किया है। तो जो ट्रेंड था कि डॉलर स्ट्रेंथन होता जा रहा है, बाकी सब करेंसीज गिर रही हैं, तो वो कुछ दिन के लिए तो एटलीस्ट स्टेम हो गया है। और इसका असर ये पड़ेगा कि मार्केट पे थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है, कि वो जो रिस्क एपेटाइट लोगों का पैनिक जोन में चला गया था, उससे थोड़ी तो नियर टर्म थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। बाकी ये कितने दिन चलेगी ये पता नहीं। ये भी हो सकता है कि जब चाइनीज रिजर्व्स डेटा जब आए तो शायद फिर से लोग चिंतित हो जाएं, बट वो देखेंगे जब रिजर्व्स डेटा आएगा कि जनवरी में चाइना को कितना इंटरवीन करना पड़ा RMB को स्टेबल रखने के लिए। ऑयल प्राइसेस का भी ऐसा है, क्योंकि वो ट्रेडेड हैं, तो क्योंकि DXY गिरा है, तो हो सकता है कि उसमें भी थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए जो ट्रेडेड वैल्यूज हैं। बट ये सब नियर टर्म का है, जो बिगर प्रॉब्लम्स है दुनिया में वो चल रहे हैं, एंड उसका रिफ्लेक्शन हमारी मार्केट्स पे भी पड़ रहा है, तो वॉलेटिलिटी तो चलेगी। बिल्कुल। तो आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि कमोडिटीज और क्रूड थोड़े बेहतर हो सकते हैं, डॉलर की कमजोरी के साथ साथ यहां पर थोड़ी मजबूती आ सकती है, तो ये थोड़ी रिलीफ की बात होगी। लेकिन ऐसे में क्या ये समझना ठीक है कि फिर भारतीय बाजारों के यहां से भी ज्यादा नीचे जाने का खतरा है, या फिर ये जो हमने पिछली बार लोज देखे हैं 7,250 के आसपास, वहां स्टेबल होने की अब हम कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक ठाक से लेवल है? कैसे देखें आप, कितनी डाउनसाइड रिस्क भारतीय बाजारों में फिर आपको दिखती है? मैं कोई एब्सोल्यूट प्राइस पॉइंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो सेलिंग हो रही है, जो मैं पिछली बार भी हमारी बात हुई थी करीब 2 महीने पहले, तो यही डिस्कशन हुआ था कि ये सब ग्लोबल रिस्क ऑफ है, कि आपने ये देखा कि अभी आपको सर्टेनिटी नहीं है कि कितनी ग्रोथ होगी ग्लोबली, आपको ये भी सर्टेनिटी नहीं है कि जो लॉसेज हुए हैं, उसको कहते हैं ना लॉस एलोकेशन, जिसने जैसे मान लिया आयरन ओर $100 था, तो सब लोगों ने इन्वेस्ट किया कि भाई $100 आयरन ओर है, हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे। अब आयरन ओर जब 40 या 35 हो जाता है, तो आप उसमें किसी न किसी को तो नुकसान हुआ होगा, इसने 100 अज्यूम करके इन्वेस्ट किया था, तो वो केवल इक्विटी में लॉस से ही हो जाएगा या डेट में भी लॉस लेना पड़ेगा, यानी कि डेट राइट डाउन करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस की किसको कितना लॉस लेना होगा, किस इकोनॉमी को का कंजम्पशन कहाँ सेटल करेगा, ये सब अभी भी क्लियर नहीं है, तो ये अनसर्टेनिटी अभी चल रही है। दूसरा जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था और वो अब काफी तेजी से हो रहा है, वो ये कि जितने भी ऑयल एक्सपोर्टर्स थे उन लोगों ने अपनी सेविंग्स को इक्विटी मार्केट्स में लगा रखा था, क्योंकि उनके फंड्स ही शुरू हुए थे 2008-9 में, तो उस समय इमर्जिंग मार्केट्स काफी हॉट हुआ करते थे, तो उनका काफी अच्छा एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट फंड्स में आया। अब जब उनकी खुद की हालत थोड़ी अभी कमजोर है, क्योंकि तेल के दाम गिर गए हैं, तो उनको बेचना पड़ रहा है, तो वो बेचने के कारण हमारे यहाँ FII सेलिंग चलती जा रही है, एक्चुअली हर मार्केट में चल रही है। तो इसलिए कोई एब्सोल्यूट लेवल बताना मेरे ख्याल से अभी बहुत मुश्किल होगा। ये देख लेना जरूरी है कि हमारे मार्केट्स में वॉलेटिलिटी होगी, और दूसरा ये कि जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो एक्चुअली अभी भी ठीक कर रही है। तो आप देखें जो हमारा ऑयल डिमांड ग्रोथ है, हमारा सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ है, जैसे बहुत डिस्कशन होता है कि भाई सीमेंट के कंपनीज तो लॉसेस में जा रही हैं, वो प्राइसेस कमजोर हैं क्योंकि यूटिलाइजेशन कमजोर है, बट अगर आप सीमेंट को एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी देखें तो सीमेंट वॉल्यूम्स फिर भी ठीक कर रहे हैं। कार वॉल्यूम्स भी जनवरी एक ब्लिप था, बट उसके अलावा ठीक ही कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक इकोनॉमी ठीक कर रही है, मेरे ख्याल से और अच्छा रिकवर करेगी। आपने देखा होगा आयरन और माइनिंग वॉल्यूम्स काफी बढ़ गए हैं, हम लोग वापस सरप्लस में पहुंच चुके हैं।
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो नेशनल हाईवेज की जो ऑर्डरिंग हुई थी पिछले 1 साल में, वो बहुत जगह पे अब कंस्ट्रक्शन लेवल पे पहुंच रही है। तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक इकोनॉमी ठीक कर रही है। अगर आप उन स्टॉक्स पे फोकस्ड हैं जो ज्यादा डोमेस्टिक फोकस्ड हैं, तो मेरे हिसाब से अर्निंग सपोर्ट रहेगा और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। सर वही सवाल है कि अर्निंग सपोर्ट कब तक आता हुआ नजर आएगा? आप कह रहे हैं कि जितना खराब पिक्चर पिछले 6 महीने पहले थी वो अब सुधरती हुई नजर आ रही है, लेकिन कंपनियों के नतीजे कब तक सुधरते हुए दिखेंगे? क्योंकि हमने देखा कुछ मारुति के नंबर्स से स्ट्रीट इतना उत्साहित नहीं था, आईसीआईसीआई बैंक ने बड़ी प्रोविजनिंग करके डिसअपॉइंट किया, इवन एलएनटी के नंबर्स में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, बड़े बड़े नतीजों ने डिसअपॉइंट किया है। सर अर्निंग सीजन पर अब तक जो आए नतीजे, उस पर आपका टेक क्या है? देखिए, मैं आपकी बात एकदम सही है। मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप 25% अर्निंग्स ग्रोथ माने और उसमें 5% कट करना पड़े या 10% भी कट करना पड़े, फिर भी आपके पास 12.5-15% की ग्रोथ दिखती है। तो ये कहना कि इकोनॉमी खराब कर रही है क्योंकि कहीं पे कुछ मार्जिन का प्रेशर आ गया, तो ये भी मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। बैंक्स के नतीजों में तो कमजोरी एक्सपेक्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि भैया आपको ये 150 कंपनीज में जो भी लॉस बुक करना है वो आप 2 क्वार्टर्स में कर लें। किसी ने दिसंबर क्वार्टर में किया और थोड़ा मार्च में करेंगे, कुछ लोग मार्च के लिए वेट कर रहे हैं, तो उसमें वो लॉसेज आएंगे ही। कहीं कहीं पे स्लो एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि कैपेसिटी उतनी की जरूरत नहीं है। मतलब मेटल्स में, पावर जनरेशन में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे सरप्लस कैपेसिटी है। बट वहीं पे आप देखें जो कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनीज हैं, उनके नतीजे उतने बुरे नहीं हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ सब जगह अच्छी आ रही। तो मुझे लगता है कि अगर आप सही सेक्टर्स में, ऐसा भी नहीं कि इंडिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे कि आप देखें दूध के दाम गिर गए हैं, नॉट जो दूध के दाम हम खरीदते हैं, बट जो किसानों को मिलने वाले हैं। अखबारों में आज भी आया है कि 10-10 रुपये लीटर, मतलब आप जो 40 में बिकता था वो 30 में बिक रहा है। तो आप समझ लें जो दूध का कारोबार जो है इंडिया में, वो गेहूं और धान से भी को कंबाइन करके भी बढ़ा है। मतलब 18% ऑफ एग्री आउटपुट हमारा जो है वो दूध होता है। कोई डिस्कस करता नहीं क्योंकि उसमें एमएसपी नहीं होता, बट उसमें आप समझ लें कि 25% से दाम गिर गए हैं जो किसानों को मिल रहे हैं। तो कुछ कुछ जगह पे कमजोरी है, ट्रैक्टर नहीं बिक रहे क्योंकि जो फार्म इनकम है वो सोया के दाम गिरे हैं, कॉटन के दाम गिरे हैं, तो इन कारण से, और मानसून खराब रहा है 2 साल से। वैसे ही कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में कमजोरी है, बट बहुत जगह पे तेजी भी है। मेरे हिसाब से मतलब कंज्यूमर स्टेपल्स में अच्छी तेजी है, ऑटोज में अच्छी तेजी है। आप ये देखें कि जो अभी पे कमीशन का सैलरी इम्प्लीमेंटेशन होगा, उससे शायद रेलवेज की प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाएगी, तो उनको फिर से दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर आप ट्रक मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रक फाइनेंसर हैं, तो आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि डीजल के दाम गिरे हैं, फ्रेट के कॉस्ट थोड़े कम हो सकते हैं, और रेलवेज का फ्रेट का कॉस्ट बढ़ रहा है। ओके, नीलकंठ जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर आज अपनी राय, इकोनॉमी पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन इस बीच ताजा तस्वीरें ऑटो एक्सपो से महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से नई गाड़ी लॉन्च होती हुई दिख रही है। सब एक्सयूवी एरो कूपे, ये है वो गाड़ी जो आपकी स्क्रीन पर है। काफी सुंदर दिख रही है गाड़ी, आप देखिए, और इसका जो डोर मैकेनिज्म है वो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, और इसका एरोडायनामिक लुक भी काफी आप देखिए इंटरेस्टिंग है। काफी बेहतरीन तस्वीरें, और वैसे मन कर रहा है इस समय दिल्ली होना चाहिए था इस एक्सपो में। वैसे मुग्धा है हमारे साथ, उनसे हम कुछ ही देर में वापस से जुड़ेंगे और जानेंगे इस गाड़ी की क्या क्या खूबियां हैं, और हर रोज की तरह आज भी हम आपको नई नई लॉन्चेस वहां से दिखाएंगे। ये है वो, आप देखिए क्लोजर लुक उस गाड़ी का जो ग्रिल है वो आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सयूवी एरो कूपे M&M की तरफ से ये लॉन्च होती हुई। तो चलिए, भारतीय बाजारों में आज मजबूत शुरुआत और 7,400 के ऊपर अब तक बने रहने में निफ्टी कामयाब। देखते हैं आगे का सेशन कैसा होता है, लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि नजरें रहने वाली हैं आज कच्चे तेल पर MCX में किस तरह से ओपनिंग होती है। हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ओवरनाइट 8% की उछाल देखने को मिलता है। इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। कमोडिटी ओपनिंग हाजिर करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।